देखो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टार्ट करा था, ठीक है, जिसमें अपन लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस करा था कि भाई देयर इज अ बायर, एक बायर होगा और एक सेलर होगा। अब अगर कोई भी इंसान सेलर से उधारी में माल खरीदता है तो सेलर बोलता है भाई सिक्योरिटी के लिए कुछ तो हो। अगर आप सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं दोगे तो वो बोलेगा कि एटलीस्ट मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक या फिर प्रोमिसरी नोट कुछ तो दो। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास सिक्योरिटी रहेगी कि अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं एटलीस्ट तुम पे केस फाइल तो कर पाऊंगा। तो इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और नेगोशिएबल को अपन ने डिस्कस करा था। फिर अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन देखी थी। आई थिंक डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं होगा। अभी वीडियो शेयर कर दूंगा तो पहले वो वीडियो देख लेना, फिर ये वाली भी देख लेना, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन पढ़ेंगे ना तो डाउट्स नहीं रहेंगे मन में। अभी जो भी पढ़ाऊंगा आई थिंक कुछ डाउट्स तो रहेंगे क्योंकि पुराना नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो देखो आज अपन को स्टार्ट करना था प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, कहाँ है ये, तो पार्टी हो गई है, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट। या देखो लिख लो, ध्यान से लिखना। प्रोमिसरी नोट सुनो, पहले लिख लो फिर अपन समझ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी। ध्यान से सुनो सर, प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सर प्रोमिसरी नोट एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिटर्न फॉर्म में होता है। मतलब जो भी पर्सन प्रोमिसरी नोट इश्यू करता है वो एक कागज पे इश्यू करता है, या फिर आप ऑनलाइन भी इश्यू कर रहे हो, एटलीस्ट वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। रिटर्न फॉर्म मतलब समझ रहे हो, आप किसी को वर्बली प्रॉमिस नहीं कर सकते, आपको लिखना तो पड़ेगा। अब आप आइदर टाइपिंग करवाओ, आइदर अपने हाथ से लिखो, आइदर कंप्यूटराइज हो, लेकिन लिखना जरूरी है। क्लियर? कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। There is a only difference between promissory note and bill of exchange, that promissory note is an unconditional undertaking and bill of exchange is an unconditional order. क्यों है? क्योंकि सुनो, बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा कौन बनाता है? ड्रॉअर या फिर सेलर। लेकिन promissory note is not an order, it is a promise to pay. तो बिल ऑफ promissory note हमेशा कौन बनाएगा? बायर। क्यों?
क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर बायर को ऑर्डर देता था, बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर बायर को ऑर्डर देता था कि आई एम ऑर्डरिंग यू कि इतनी तारीख को मुझे इतने पैसे देना। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे उधारी में माल खरीदा है। प्रोमिसरी नोट में बायर बोलेगा कि सेलर आई प्रॉमिस टू पे दिस मच अमाउंट इन दैट पर्टिकुलर डे, मैं तुम्हें उस पर्टिकुलर तारीख पर इतना पैसा पे करूंगा, इस चीज का मैं तुमसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। वो बोलेगा ऐसा प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस करना है तो लिख कर दे। तो बायर क्या करेगा, एक कागज पे लिख कर देगा दैट आई प्रॉमिस टू पे दिस मच अमाउंट टू यू एट दैट पर्टिकुलर डे एंड अमाउंट शुड बी पेड थ्रू चेक थ्रू कैश, जो भी डिस्कशन है। फिर बस याद रखना बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑर्डर टू पे और चेक इज प्रॉमिस टू पे। ठीक है, मतलब मान लो कि कोई केस है जहां पे भाई बायर है, एक सेलर है। सेलर क्या करता है, गुड्स देता है बायर को, बायर जो है वो गुड्स के बदले पैसा दे सकता है, लेकिन पैसे तो है नहीं, तो वो बायर क्या कर रहा है, प्रोमिसरी नोट बनाकर सेलर को दे रहा है। ठीक है, अब सेलर क्या करेगा, प्रोमिसरी नोट अपने पास रख लेगा और बोलेगा इतने दिनों के बाद आकर पेमेंट दे। क्लियर? तुम लोग है ना, अगर करेंसी देखोगे नोट, तो नोट पे क्या लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे, है ना, लिखा रहता है टू द बियरर। बियरर मतलब क्या है, जिस इंसान के हाथ में 100 रुपए का नोट है ना, वो उसका मालिक है, क्योंकि बियरर मतलब जिस इंसान ने उस चीज को होल्ड करके रखा है वो उसका मालिक है। लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं, जो नोट्स होते हैं वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होते, बस क्या है ना, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा। क्यों? नोट कैसे छपते हैं, गोल्ड सिक्योरिटी रखाती है, कुछ गवर्नमेंट गोल्ड रखाता है, प्रॉपर्टी के कागज रखाते हैं, तब जाके गवर्नमेंट या आरबीआई करेंसी इशू कर सकती है। नहीं तो भाई मशीन तो है अपने पास, जितना मन होता है छाप लो, ऐसा नहीं होता। उसके अगेंस्ट लोन रखना पड़ता है, गोल्ड रखना पड़ता है। तो इसलिए 100 का नोट, 10 का नोट, हर नोट अपनी लाइबिलिटी होती है, सिर्फ 1 रुपए का नोट छोड़ के। 1 रुपए का नोट अपना असेट होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि उसके लिए सिक्योरिटी रखते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आती है। ठीक है, आ गया समझ, इसलिए उसको लिखा जाता है। बाकी वो छोड़ो, वो अपना टॉपिक नहीं था। अपना टॉपिक ये था कि अगर बायर ने उधारी में माल खरीदा है, उधारी में गुड्स लिए हैं, तो बायर खुद एक कागज के टुकड़े पर लिखेगा कि आई प्रॉमिस टू पे 20,000 rupees, 50,000 rupees, 5 lakh rupees to the seller at this date at particular point of time। और सेलर उस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा और इसको बोलेंगे कि हाँ प्रॉमिसरी नोट बन गया है। क्लियर? तो प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। कौन बनाता है इसको? बायर बनाता है, बायर बना के सेलर को दे देता है, इसलिए इसको अनकंडीशनल अंडरटेकिंग कहते हैं। अंडरटेकिंग फॉर्म्स बने कभी? कभी नहीं भरे। स्विमिंग करने जाते हो कहीं तो एक अंडरटेकिंग फॉर्म बनाता है, पैराग्लाइडिंग वगैरह वाटर स्पोर्ट्स करते हो तो अंडरटेकिंग फॉर्म बनाता है कि भाई आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हो, हमने आपको दबाव में नहीं डाला है, और अगर आपको कुछ हो जाता है इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। इसको कहते हैं अपनी खुद की अंडरटेकिंग लेना, कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार, कोई और नहीं। इसको अंडरटेकिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, बायर ने अंडरटेकिंग लिया ना कि सर मैंने आपसे इतना पैसा उधार लिया है और मैं आपको 21 दिनों के बाद पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, और अगर मैं पैसा नहीं लौटा पाया तो आप मुझ पे केस फाइल कर देना, इसलिए मैंने आपको प्रॉमिस किया है। क्लियर? एक कंफ्यूजन सबके मन में रहता था कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट दोनों सेलर बना, तो ऐसा नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज अपने एग्जांपल के हिसाब से सेलर बनाएगा, और अगर प्रॉमिसरी नोट की बात आएगी तो प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? बायर बनाता है, क्योंकि वो प्रॉमिस करता है। ठीक है, तो देखो पूरी डेफिनेशन। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है सर? पहले रिटर्न फॉर्म में होता है, पहली बात। वो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। क्यों? क्योंकि ड्रॉन बाय सेलर होता है, और सेलर ड्रॉन बाय बायर होता है, और बायर सेलर को प्रॉमिस करता है कि सेलर इस तारीख को मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। साइन एंड डेटेड। बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट पे साइन भी होना जरूरी है। कौन साइन करेगा सर? मेकर, मतलब बायर साइन करेगा और बाद में सेलर भी कर देगा। साथ में डेट होना जरूरी है
किस डेट को बना और किस डेट को पेमेंट होगी, क्योंकि अगर पेमेंट की डेट ही नहीं लिखी तो क्या मतलब है, जब मन होगा जब 10 साल बाद 20 साल बाद पेमेंट होगी क्या, तो इसलिए डेट होना फिक्स है। लास्ट, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, प्रॉमिसरी नोट में एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखी होगी कि बायर ने इतना पैसा उधार लिया है, इतने पैसे के गुड्स उधार लिए हैं और बायर इतनी तारीख को पेमेंट करेगा, और पेमेंट स्पेसिफिक होनी चाहिए। याद रखो कैसी पेमेंट होनी चाहिए, अगर 20,000 है तो 20,000 लिखे हो, ऐसा नहीं लिखा हो कि 15,000 से 20,000 रुपए में से कुछ भी दे देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए। कभी चेक में देखा ऐसा लिखा हो 15 से 20,000 दे देना सर, जो मन हो वो दे देना, या फिर लिखा हो जो मन हो वो दे देना, कभी नहीं, एक स्पेसिफिक अमाउंट लिखी रहती है, स्पेसिफिक। क्लियर? लास्ट, पेमेंट किसको दोगे, या तो ऑर्डर पे या तो बियरर पे। बियरर यानी वो इंसान जिसके हाथों में अभी प्रॉमिसरी नोट है, वो जाएगा बैंक और बैंक जाकर पैसा ले आएगा। वो इंसान जिसके हाथ में प्रॉमिसरी नोट है, वो बायर के पास जाएगा और जाके बोलेगा ये देखो तुम्हारा ये ना, तुमने ही प्रॉमिस करा ना, चलो मुझे पेमेंट दो, तो उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो बियरर मतलब वो इंसान जिसके हाथ में, जिस इंसान ने बिल ऑफ एक्सचेंज को या प्रॉमिसरी नोट को होल्ड करके रखा होता है, वो उसका बियरर बन जाता है या होल्डर बन जाता है। फिर आ जाओ टू दी ऑर्डर। टू दी ऑर्डर यानी सर आपने उधार किससे लिया है, सेलर से, तो सेलर आपको बोलेगा कि सुनो लिखो आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर रमेश अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब उस प्रॉमिसरी नोट पे किसका नाम लिख दो, रमेश का, और जब कभी भी तुम पेमेंट दोगे तो मुझे मत देना, रमेश को देना। अच्छा सर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी और ने होल्ड करके रखा है तो भी पेमेंट रमेश को ही मिलेगी, क्योंकि नाम रमेश का लिखा हुआ है। तो टू डी ऑर्डर मतलब जिसका नाम आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में या प्रॉमिसरी नोट में लिखा है, पेमेंट सिर्फ उसी को मिलती है। और बियरर का मतलब जिसके हाथ में हो उसको पेमेंट मिल जाएगी। आया समझ? पक्का? डन? ये हो गई भाई प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन। एक बात याद रखना, प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 4 याद रखना, सेक्शन कोड करके आना अगर स्पेलिंग आए तो डेफिनेशन क्वेश्चन। अब देखो डेफिनेशन क्या है, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, सर रिटर्न में होता है, जो अपन ने ऊपर लिखा है वही समझा रहा हूं बुक के हिसाब से। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, सुन लो यहाँ पे क्या लिखा है, करेंसी नोट क्या नहीं होता, प्रॉमिसरी नोट नहीं होता, क्योंकि उस पे पता है क्या लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे, इसलिए लोग समझते हैं ये भी एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, हमेशा प्रॉमिसरी नोट में अंडरटेकिंग होगी, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ऐसा प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाय बायर या फिर ड्रॉन बाय बायर, ठीक है, आप खुद प्रॉमिस करते हो, साइंड बाय द मेकर, सर बायर ही उस पे साइन करेगा। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर, सर पेमेंट ऑर्डर पे होगी, मतलब जिसका नाम प्रॉमिसरी नोट पे लिखा रहेगा सिर्फ उसी को पेमेंट मिलेगी, ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर, सर शायद और लिखा है एंड नहीं लिखा, मतलब या तो पेमेंट ऑर्डर पे होगी या फिर जिस इंसान ने उस बिल को, उस प्रॉमिसरी नोट को होल्ड करके रखा है उसको पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दिस इज द डेफिनेशन। क्लियर हुई? पक्का? लेकिन नाम अगर किसी का लिखा है तो पेमेंट जिसका नाम लिखा है वो। अब इसका है देखो, मैंने तुम्हें एक स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल, एक इंसान से दूसरे इंसान को। तुमने किसी प्रॉमिसरी नोट पे या बिल ऑफ एक्सचेंज पे केशव का नाम, मेरा नाम लिखा, पता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का दूसरे केशव का दुनिया में कोई और नहीं होगा। अच्छा केशव क्या सरनेम भी लिखा है, तो क्या सेम सरनेम का दूसरा इंसान नहीं हो सकता दुनिया में? हो सकता है, तो मैं दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर सकता हूँ। मतलब मैं क्या करूंगा, एक भाई नाम आया अनमोल, क्या नाम है, सिंह, सेन, अनमोल सेन, सेन नाम का एक बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास आया। अब मैंने कहा यार मेरा नाम तो कुछ और है, मैं तो इसकी पेमेंट ले ही नहीं सकता। अब मैं क्या करूंगा, अपने पूरे उसमें अनमोल सेन नाम का दूसरा बंदा ढूंढ लूंगा, उसको बोलूंगा तू जाके पेमेंट करवा ले, आधा तू रख आधा मैं रखता हूँ, तो ट्रांसफर हो गया, ना चाहते हुए भी ट्रांसफर हो गया, तो हो सकता है। ठीक है,
चलो अब एग्जांपल देखो, अगर आपको कभी पता लगाना है कि प्रॉमिसरी नोट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो क्या पहली चीज, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर 50,000, ये क्या है, प्रॉमिसरी। नहीं रुक जाओ, नहीं, आई प्रॉमिस टू बी और ऑर्डर लिखा है भैया, आप इसमें ऑर्डर नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। Second, I acknowledge myself to be indebted 1 lakh to pay on demand for the value received. The instrument in the above are the example of promissory note. अरे यार so sorry, ये दोनों promissory note किसमें हैं और नीचे के दो promissory note में, हाँ क्लियर, सुनो ध्यान से सुनो। I promise to pay B order 50,000 रुपीज, वैसे ऑर्डर वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब मुझे बिल्कुल मैं क्लैरिफाई करता हूँ यहाँ पे ऑर्डर क्यों लिखा है। सुन, इन लोगों ने तो दिया गलत तरीके से, यहाँ पे इसका मतलब है एक इंसान था जिसने प्रॉमिस करा है कि मैं 50,000 दूंगा, लेकिन पेमेंट पता है किसको मिलेगी, मिस्टर बी को, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अगर मिस्टर बी है, मैंने कहा मिस्टर बी मैंने तुमसे उधारी में माल खरीदा है, तो मैं तुम्हें 50,000 रुपीज पे करूंगा और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, तो मैंने प्रॉमिसरी नोट में नाम भी स्पेसिफाई कर दिया, तो इसका मतलब इस चीज की पेमेंट सिर्फ किसको मिलेगी, मिस्टर बी को, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, अदरवाइज अगर किसी चीज पे ऑर्डर लिखा है तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं, ठीक है, समझ में आया। अब सेकंड देखो, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इन डेट टू बी इन 1 लाख रुपीज टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो एक इंसान ने एक्नॉलेजमेंट दिया, एक्नॉलेजमेंट मतलब समझते हो, किसी को एक्नॉलेजमेंट देते हो, मतलब अरे एक्नॉलेज में दो वर्ड है, किसी को नॉलेज में ना, मतलब आप किसी को बता रहे हो, उसको नॉलेज दे रहे हो, मतलब आप एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो कि मैंने इस पर्सन से 1 लाख रुपए लिए थे, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं, मैं खुद ये बोल रहा हूं कि मैंने पैसे लिए हैं और मैं इतनी तारीख को पैसे लौटा दूंगा। तो अगर आप सामने वाले को एक्नॉलेज कर रहे हो तो ये भी एक तरीके का क्या है, प्रॉमिसरी नोट। फिर से समझो एक्नॉलेजमेंट का, मैंने तुम लोगों से 1 लाख रुपए लिए थे, तो पता है मैं दुनिया के सामने क्या बोल रहा हूँ, सर मैं मानता हूं कि मैंने इन लोगों से 1 लाख रुपए लिए हैं और मैं इतनी तारीख को इनको लौटा दूंगा, तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने तुम लोगों से पैसे लिए थे और हाँ मैं तुम्हें इतनी तारीख को लौटा दूंगा, सो दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि मैंने एक तरीके से तुम्हें प्रॉमिस करा है कि जो पैसे मैंने तुमसे लिए थे वो पैसे मैं तुम्हें इतनी पर्टिकुलर डेट को लौटा दूंगा। क्लियर, समझ में नहीं आया? एक्नॉलेज का मतलब समझ में आया तो सब कुछ आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुमने उससे पैसे लिए थे, मैं बोलूंगा हाँ मैंने लिए, दिस इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अब देखो थर्ड और फोर्थ पॉइंट, आई प्रॉमिस टू पे बी 20,000 रुपीज 7 डे आफ्टर द मैरिज विद हेलन। समझ में आया? मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं मिस्टर बी को 20,000 रुपए दे दूंगा, कब, 7th डे आफ्टर हर मैरिज विद हेलन। कब दूंगा, जब उसकी शादी हेलन से होगी और उसके 7 दिन बाद। क्लियर, क्या ऐसा कर सकते हैं अपन? हाँ देखो, बोलिए, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। कैसी अंडरटेकिंग है, अनकंडीशनल, मतलब सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल होता है लेकिन वो ऑर्डर होता है ना, अभी अपन प्रॉमिसरी नोट पढ़ रहे हैं, क्या है ना, एक वो बन गया है, मतलब जैसे मेरे अंदर कि प्रॉमिसरी क्या पढ़ रहा है, नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, इसलिए मुंह से सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज ही निकलेगा। तो एक बात तुम लोग भी याद रखना, जब भी मैं जो टॉपिक पढ़ाऊं, चेक पढ़ाऊंगा तो भी बिल ऑफ एक्सचेंज ही निकलेगा मेरे मुंह से, और नेगो ये भी पढ़ाऊंगा तो भी बिल ऑफ एक्सचेंज निकलेगा, क्योंकि आदत सी होती है। तो देखो, प्रॉमिसरी नोट जो है इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। आप बिल ऑफ एक्सचेंज, आप प्रॉमिसरी नोट में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रख सकते, मतलब अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो तो क्या बोलोगे, आई प्रॉमिस टू पे 20,000 रुपीज टू यू, बस आप ये बोलोगे, लेकिन मैं पैसा जब दूंगा
जब आसमान से बारिश होगी। तो यहाँ पे कंडीशन रख दी आपने कि पैसा तभी मिलेगा जब बारिश होगी। मैंने बोला यहाँ पे कि जब उस भाई की शादी होगी तभी मैं उसको पैसा दूंगा। तो आपने प्रॉमिस तो किया लेकिन आपने कंडीशन रख दी, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि प्रॉमिसरी नोट कैसा होता है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। आप पेमेंट देने से पहले कोई कंडीशन नहीं रख सकते सामने वाले की। क्लियर? इसलिए वो बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट नहीं। सेकंड देखो, फोर्थ वाला, I promise to pay 50,000 on death, on D's death, provided D leaves me enough to pay that sum. मैं पैसा पे जब करूंगा जब मिस्टर डी की डेथ हो जाएगी। अच्छा, वो भी नहीं, आगे की कहानी उससे भी खतरनाक है। लेकिन पता है कब? जब मिस्टर डी मेरे लिए कुछ छोड़कर जाएंगे। मतलब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ सेलर कि मैंने आपसे उधारी में माल खरीदा ना तो पूरा चुकाऊंगा, लेकिन पता है कब चुकाऊंगा? जब मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर डी, मेरा एक भाई है मिस्टर डी, जब उसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, तो भी नहीं, तो भी तब चुकाऊंगा जब वो मेरे लिए कुछ छोड़ के जाएगा। तो आपने प्रॉमिस तो यहाँ भी करा है, लेकिन ये प्रॉमिसरी नोट नहीं बना। क्यों? कंडीशन है सर। अगर यहाँ पे ये बोलता क्या है, प्रॉमिस टू पे 50,000, खत्म, ये प्रॉमिसरी नोट बन रहा है। लेकिन इसने आखिरी में कोई कंडीशन जोड़ दी, और बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट एक तरह की अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ठीक है, आया समझ? तो भी कंडीशन होती ना, डी की डेथ पे बिफोर डी की डेथ बोलता तो भी वही होता। कंडीशन तो रखी ना, बिफोर डी की डेथ का तो कोई सेंस नहीं बनता। चलो अब आ जाओ, एक केस था, हाई कोर्ट संत सिंह वर्सेस मदन दास पानिका, AIR 1976, अपने यहाँ का ही केस है भैया, मध्य प्रदेश का, देख लो। 144 held that an instrument is a promissory note if there are present the following elements. अगर promissory note में ये सारी चीजें हुई, ये चारों चीजें, तो वो promissory note बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देखो, पहला, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, इसका ऑर्डर नहीं होना चाहिए। आप अपनी अंडरटेकिंग लोगे, मतलब आप प्रॉमिस करोगे, है ना, आप खुद प्रॉमिस करोगे कि मैं पैसा दूंगा। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा चल पैसे दे। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे पैसे दे, तो ये प्रॉमिस नहीं है, ये तो ऑर्डर है। प्रॉमिस क्या हुआ? सर मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको इतने पैसे दे दूंगा, और लिख कर दे दिया, दिस इज प्रॉमिसरी नोट। लेकिन कोई मुझे ऑर्डर कर रहा है, तू इतनी तारीख को इतने पैसे देगा, चल साइन कर, दिस इज एन ऑर्डर टू। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द सम शुड बी सम ऑफ मनी एंड शुड बी सर्टेन। सर जो पेमेंट हो रही है, द अमाउंट शुड बी सर्टेन, मतलब अमाउंट लिखी हो, अगर 15,000 है तो 15,000 ही लिखी हो। ऐसा नहीं लिखा हो कि 15,000 से 20,000 दे देना भी। मैंने बोला था कितना पैसा चाहिए, उन्होंने बोला कुछ भी दे देना, तो मैंने अमाउंट में कुछ भी लिख दिया। तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको सम ऑफ मनी, कुछ ना कुछ अमाउंट ही लिखनी पड़ती। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द पेमेंट शुड बी ऑर्डर ऑफ अ पर्सन हु इज सर्टेन एंड द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सर पेमेंट किसको दोगे? या तो बियरर को, बियरर मतलब जिस इंसान के पास वो है। अगर तुम्हारी जेब में रखा है तो तुम्हें पैसा मिल जाए, बस किसी का नाम नहीं लिखा है। और टू द ऑर्डर, पेमेंट सर सिर्फ उसी को मिलेगी जिसका नाम लिखा। फिर भले ही आप जाके पेमेंट मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? बैंक बोलेगा क्या ये आप ही हो, मिस्टर रमेश आप ही हो? आप बोलोगे नहीं, मेरा नाम तो अनमोल है, तो जाओ इस पे अनमोल लिखवा के लाओ, तब पेमेंट मिलेगी। ठीक है, अच्छा लास्ट, मेकर शुड साइन। सर मेकर को साइन करना जरूरी है, सामने वाला तो साइन कर ही देगा, मेकर का साइन करना जरूरी है। क्यों? आपने ही इसको बनाया है, इसका प्रूफ क्या है? मेरे साइन ही प्रूफ है कि मैंने ही इसको प्रॉमिस करा है, मैंने ही प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो साइन होना बहुत जरूरी। आया समझ? ये एक तरीके से देखा जाए तो पता है क्या है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी। ये एलिमेंट्स है पीएन के, बस तुम्हें केस के साथ इन लोगों ने बताया। तो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ये सब चीजें होगी तभी वो चीज प्रॉमिसरी नोट मानी। चलो एक और केस है भाई, आंध्र प्रदेश का, बहादुरिन्सा वर्सेस वासुदेव, AIR 1970, आंध्र प्रदेश का केस है। देखो, कैटेगराइज द प्रॉमिसरी नोट इन 3 टाइप्स। इन लोगों ने 3 तरीके के प्रॉमिसरी नोट बताया। देखो, a promise to pay certain sum of money to a certain person, a promise to pay certain sum of money to the order of a certain person, or to the bearer। सर पता
है बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट की पेमेंट 3 लोगों को जा सकती है। एक तो बियरर को जा सकती है जिस इंसान के पास वो बिल, एक तो ऑर्डर पे जा सकती है जिसका नाम लिखा हो उसको पेमेंट, और पहला वाला पॉइंट कह रहा है टू अ सर्टेन पर्सन। सर जो सर्टेन पर्सन उस पे जिसका नाम लिख देगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। मतलब या तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते टाइम ही पेमेंट स्पेसिफाई कर दो, मतलब नाम स्पेसिफाई कर दो टू द ऑर्डर, या तो आप ब्लैंक प्रॉमिसरी नोट को लेकर बैंक में चले जाओ या बायर के पास चले जाओ, आपको पेमेंट मिल जाएगी। तीसरी बात, आप जो भी इंसान जा रहा है वो किसी का भी नाम लिख दे और उसको पेमेंट दिलवा दे, तो ये क्या हो गया सर्टेन पर्सन। क्लियर? ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जहां पे सेलर बताता है इसको पेमेंट जानी चाहिए। बियरर का मतलब जिस इंसान के हाथ में उसको दे दे, और सर्टेन पर्सन का मतलब सर ना तो बताया था सेलर ने, ना तो बताया था पेमेंट किसको देनी है, एक इंसान अपना नाम लिखकर लेकर आ गया, तो ये सर्टेन पर्सन कहलाएगा, ये ऑर्डर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सेलर ने ऑर्डर नहीं दिया था इसलिए। क्लियर? क्लैरिफाइड? पक्का समझ में आ रहा है या हाँ करते जा रहे हैं? चलो अगर जो रिसीव होने वाला है किसी को, अगर उसका नाम लिखा हुआ है तो उसके नॉमिनी को मिलेगा अगर नॉमिनी रजिस्टर होगा, और अगर नॉमिनी रजिस्टर नहीं है तो फैमिली वालों को इस पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके उनको पैसा मिलेगा। अगर लीगली वो पैसा लेने के काबिल है, मतलब जिसकी डेथ हो गई उसको लेना ही था पैसा किसी चीज के थ्रू, तो उसकी फैमिली में पैसा मिल जाएगा। ठीक है? और अगर मान लो कि नाम लिखा हुआ है, उसकी डेथ नहीं हुई लेकिन वो पर्सन नहीं मिला, तो उसके नाम के जैसे दूसरे इंसान को ढूंढना पड़ेगा, वो जाके पैसा ले लेगा, लेकिन पैसा तो मिलेगा। बहुत के जैसे राहुल के नाम पे बना हो तो पेमेंट तो मिलना ही गारंटी है, क्योंकि राहुल तो बहुत ही इंडिया में है कि नहीं। चलो अब एक चीज देख लो, इन लोगों ने समझाई है लास्ट पॉइंट। इन लोगों ने कहा है सर जो करेंसी नोट होते हैं ना, आपकी इंडिया में करेंसी नोट क्या है, 100 का, 10 का, एक रुपए का, ये सब ऑल फीचर ऑफ हैज ऑल फीचर ऑफ प्रॉमिसरी। आपके पास जो 100 का नोट है ना, उसमें सारे प्रॉमिसरी नोट की फीचर है, सब कुछ है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, आई प्रॉमिस टू पे, उसमें एक सम ऑफ मनी लिखा है। 100 रुपए का नोट 100 रुपए का ही होता है, ऐसा तो नहीं होता 100 रुपए का नोट लिए भैया 110 का सामान दे देना, नहीं, 100 के नोट से 100 का ही सामान मिलेगा आपको। पेमेंट शुड बी टू द ऑर्डर या टू द बियरर, ऑर्डर पे तो है नहीं लेकिन बियरर को पेमेंट उसकी मिलती है। द मेकर शुड साइन इट, जिसने बनाया क्या उसने साइन करा है वहां पे, देखो करा है नहीं करा, देखो एक बार करा हो तो, अरे किया होगा ना यार, देखो किसी का साइन है, गवर्नर का साइन है, तो बस सब कुछ तो है। तो ये भी एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट कह सकते हो, लेकिन है नहीं, क्योंकि सर वो क्या है, वो कंट्री का करेंसी है। अगर आप करेंसी को ही प्रॉमिसरी नोट बना दोगे तो बात क्या होगी। एक चीज समझ, प्रॉमिसरी नोट क्यों इशू किया जाता है, क्रेडिट पे लेने के लिए। अगर आपको बदले में पैसा मिल रहा है तो वो क्रेडिट थोड़ी है, वो तो खुद कैश मिल गया ना। मैंने कहा भाई मुझे 1 लाख का माल देना उधार, तुमने कहा प्रॉमिसरी नोट दो, मैंने 1 लाख रुपए दे दी, तो पैसे ही तो दे दिए सर, काय का क्रेडिट आया समझ, इसलिए नहीं है, नहीं तो ये भी प्रॉमिसरी नोट होता। पक्का? अच्छा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज अपन पढ़ चुके थे पहले ही, प्रॉमिसरी नोट अपन ने कवर कर लिया, अब आ गई चेक की बात। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, एक टॉपिक लिख लो, पार्टीज ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट की 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है मेकर, एक होता है पे। मेकर को हम लोग यहां पे कह सकते हैं बायर, और पेइंग मतलब जिसको क्या मिलती है, पेमेंट, द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट। ठीक है? तो यहाँ पे बायर जो है वो प्रॉमिसरी नोट का मेकर होता है, और जिस इंसान को पेमेंट मिलती है वो क्या बन जाता है, पे। यहाँ पे ड्रॉअर और ड्रॉई नहीं होते, वैसे ऑल द ड्रॉअर तो होता है। ड्रॉअर का मतलब क्या होता है, जो बनाता है, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, तो वो ड्रॉअर होता है। तो यहाँ पे ड्रॉअर कौन है,
बायर। मेकर भी कौन है? बायर। और ड्रॉई भी कौन है? ये खुद। इसलिए यहाँ पे ड्रॉई कोई नहीं है। ड्रॉई कौन होता है? जो पेमेंट करता है। यहाँ पे पेमेंट कौन करेगा? ये खुद करेगा, इसलिए यहाँ पे कोई ड्रॉई नहीं होता। नहीं तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज पढ़ी थी अपन ने? 3 पार्टीज, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ठीक है, वहां पे मैंने पूरा समझाया है पहले वाले लेक्चर में, ज्यादा नहीं, 50 मिनट का ही है, पूरा क्लैरिफाई। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना सर, ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है और पेई होता है, इसलिए वहां 3 पार्टीज होती है। क्योंकि वहां पे बिल कौन बनाता है? सेलर। पेमेंट कौन करता है? बायर। और पेमेंट मिलती किसको है? किसी थर्ड पर्सन को। जैसे यहाँ पे पढ़ा मैं रहा हूँ तो पैसे मुझे देने चाहिए ना तुम्हें, लेकिन तुमने किसी और को दी, है ना? तो यहाँ पे भी क्या चला? पे ही है यहाँ पे। लेकिन अगर प्रॉमिसरी नोट की बात करूं तो यहाँ पे ड्रॉई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर बनाने वाला और पेमेंट करने वाला सेम पर्सन। बायर ने ही बनाया था, बायर ने ही प्रॉमिस करा था, और बायर ने ही पेमेंट करा। ठीक है, चलो अब आ जाओ चेक। देखो चेक का एक पूरा केस समझना। चेक में 3 पार्टीज होती हैं। पार्टीज और चेक लिख लो पहले। सर 3 पार्टीज, एक ड्रॉअर, एक ड्रॉइंग और एक पे। मैं तुम लोगों को फिर से इसका मतलब समझा रहा हूं, ड्रॉअर का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग और पे का, क्योंकि यहां पे जरूरी है। ड्रॉअर मतलब होता है द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, जो बिल बनाता है। ड्रॉइंग का मतलब द पर्सन हु पेज द बिल। यहाँ पे सॉरी बिल मत लिखना, या चेक लिखना। द पर्सन हु पेज द बिल, या फिर मेक पेमेंट। ठीक है, द पर्सन हु मेक द पेमेंट। बिल की जगह चेक लिखना प्लीज। पे, द पर्सन टू whom payment is made, ये होता है पे। ठीक है, समझाऊं तो नहीं? ड्रॉअर मतलब जो बिल चेक को बनाता है, ड्रॉइंग मतलब जो चेक की पेमेंट करता है, और पे मतलब जिसको चेक का पैसा मिलता है, पेमेंट मिलता है। अब देखो, ये एक होलसेलर है, इससे मैंने 500 किलो शुगर दी। 500 रुपए किलो शुगर कितने की आएगी? 40 के भाव से ले लेते हैं अपन लोग, है ना, मार्केट रेट है वैसे तो ये 20,000 की। सर क्या है ना, यूजुअली पेमेंट जो है ना, जैसे क्या होता है ना, बड़े बड़े ट्रांसफर तो 20,000 का है, मान लो 5,000 किलो आती होती तो पेमेंट कम से कम 2 लाख की होती। तो ये पेमेंट चेक से होनी चाहिए। क्यों? बिजनेस में 10,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होना चाहिए, पता होगा अपन लोगों को, टैक्स में पड़ा है 44 है ना, 10,000 से ज्यादा की पेमेंट नहीं होनी चाहिए कैश में। इस तो मैंने ये पेमेंट चेक से दी होगी, मैं बोलूंगा सर चेक ले लो, और चेक में डेट भी 2 महीने बाद। ठीक है, ये कौन है सर? हमारा बायर है। होलसेलर ने इसको शक्कर दी, गुड्स दिए, शुगर दी, शुगर के बदले होलसेलर को इसने चेक दे दिया। अब एक बात बताओ, बायर की जगह तुम लोग होते तो चेक को तुम बनाते या फिर होलसेलर बनाता? हम बनाते, क्योंकि हमेशा चेक कौन बनाता है? जिसका खाता होता है सर। तो बायर क्या बन जाएगा इस केस में? ड्रॉअर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बायर ने चेक को ड्रॉ किया है, बनाया है। तो ड्रॉअर कौन हो गया? बायर।
अब ये बताओ पेमेंट कौन देगा? बैंक। बहुत good। मतलब बताना ही नहीं पड़ा, ऑफकोर्स तुम लोगों ने सीधा बता दिया। सर जो चेक है ना वो बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसका मतलब मैंने तो होलसेलर को चेक दे दिया, अब चेक के लिए, चेक की पेमेंट लेने के लिए होलसेलर कहाँ जाएगा? बैंक में। और पेमेंट कौन देगा? बैंक देगा। भले ही पेमेंट किसी के भी खाते में से कटे, पेमेंट देगा कौन? बैंक। तो द पर्सन हु पेज द चेक, द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट कौन है? बैंक। तो चेक वाले केस में ड्रॉइंग कौन बनेगा? बैंक बन जाएगा। क्लियर? आया समझ? और सर पेई कौन है? जिसको पेमेंट मिलेगी। पेमेंट किसको मिल रही है? होलसेलर को। अगर चेक में किसी का नाम नहीं लिखा होता तो पेमेंट किसको मिलती? टू द बियरर। जिसके हाथ में वो चेक है उसको पेमेंट मिल जाती है, अगर नाम लिखा है तो टू द ऑर्डर। क्लियर? सो सर चेक में 3 पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉअर, एक ड्रॉई और एक पेई। कभी भी कंफ्यूज मत होना। बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल चेक के जैसा है, बस ड्रॉअर का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। कभी ये मत सोचना कि ड्रॉअर को ही हमेशा पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। पैसे पेई को मिलते हैं। हाँ, इन बिल ऑफ एक्सचेंज पेई एंड ड्रॉअर कैन बी अ सेम पर्सन, लेकिन चेक के केस में ऐसा नहीं। ठीक है? तो इसलिए कभी ये मत सोचना कि ड्रॉअर को पेमेंट मिलती है। ड्रॉअर से बिल को ड्रॉ करता है, अगर उसको पेमेंट मिल रही है तो वो पेई कहलाएगा। ठीक है? कंफर्म? ठीक है? अच्छा, क्योंकि पता है एक बात बताऊं ना, चेक के केस में भी है ना ड्रॉअर पेई बन सकता है। सेल्फ चेक सुना कभी? सेल्फ चेक अपने नाम पे चेक बना दिया, चला गया, पेमेंट मिल जाएगा। कैश विड्रॉ करनी। ठीक है? चलो अब सुनो, डेफिनेशन पे आ जाओ। ये तो अपन लोगों ने बातें करनी पड़ी, याद रखना सेक्शन 6 है ना, 4, 5, 6 लाइन से है। 4 फॉर प्रॉमिसरी नोट, 5 बिल ऑफ एक्सचेंज और 6वां है चेक। याद रखना, तीनों बहुत इजी है, याद रखना। The term check is defined under section 6 of the act। पहली बात सर ये हमें पता है, सेक्शन नंबर 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक की डेफिनेशन है। बिल्कुल साफ साफ क्या लिखा है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सर चेक पता है एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है, पता है क्यों? पार्टी सेम होती है। चेक में भी एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है और एक पेई होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है और एक पेई होता है। इसलिए चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों ही एक जैसे होते हैं। अब आगे देखो, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। सर चेक जो है ना वो किसी बैंकर के नाम पे ड्रॉ होता है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज किसके नाम पे ड्रॉ होता था? बायर के नाम पे। बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट कौन देता था? बायर देता था। सर वैसे ही चेक की पेमेंट कौन देगा? बैंकर। बैंकर यानी बैंक। सर जब कभी भी कोई चेक बनता है ना तो उसपे साफ साफ लिखा रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? अगर आपको ये चेक का पैसा चाहिए तो एसबीआई के पास चले जाना। वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? बायर का नाम लिखा रहता है साफ साफ। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पेमेंट चाहिए तो बायर के घर चले जाना, पेमेंट मिल जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे इसलिए लिखा है ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, जिसका मतलब क्या है? चेक हमेशा किसके नाम पे ड्रॉ होता है? बैंक के नाम पे ड्रॉ होता है। मतलब पेमेंट कौन करता है? बैंक करता है। एंड not expressly payable otherwise than on demand, and include electronic image of truncated check and check in electronic form। तो सुनिए सर, चेक भी रिटर्न फॉर्म में होता है, लेकिन चेक जो है ना वो यूजुअली डिमांड पे करा जाता है, जब पर्सन डिमांड करता है। जैसे तुम्हें अगर कोई चेक मिलता है तो चेक कितने दिन तक आप बैंक में डाल सकती हो? जैसे मैंने एक चेक बनाया, तुमने सही बोला वैसे, ऑल्दो हाँ 3 महीने लिखा भी रहता है चेक पे। यहाँ पे चेक पे डेट लिखी हुई है, जैसे पेमेंट की डेट है 3, 9 और 21। तो इसका मतलब क्या है कि 3/9 से लेकर आप 90 दिन तक इस चेक को बैंक में कभी भी डाल सकते हो, जब आपका मन करे। मतलब जब आपको पैसे की जरूरत पड़े, जब आपको डिमांड पड़े पैसे की, तो इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर देना। किस दिन से? जिस दिन जो डेट चेक पे लिखी है उस दिन से 90 दिन तक का टाइम। ठीक है? कभी भी देखना
अभी कोई चेक होगा तुम्हारे पास तो उसके नीचे लिखा होगा वैलिड अप टू 3 मंथ्स, वैलिड अप टू 90 डेज। इसका मतलब क्या है, ऊपर जो तारीख लिखी है ना उससे 90 दिन तक आप कभी भी चेक का पैसा ले सकते। ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ नहीं होता, प्रॉमिसरी नोट के साथ नहीं। उसमें 90 डेज वैलिडिटी नहीं होती। हाँ वैलिडिटी होती है 90 डेज, लेकिन यूजुअली पेमेंट कब मिलती है, जब आपका डेट आ जाती है, इसलिए वहां पे 3 दिन का ग्रेस पीरियड। ठीक है, चेक में कोई ग्रेस नहीं होता, ये भी याद रखना। ग्रेस पढ़ा होगा तुमने 11th क्लास, है ना, अभी भी पढ़ा होगा शायद। चलो अब आ जाओ आगे की कहानी। सर डिमांड तो समझ में आ गया, एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये क्या चीज है, क्या होता है ना सर, जब कभी हमें दूसरी कंट्री कोई चेक भेजना हो तो पोस्ट तो करेंगे नहीं लेटर, कि पानी में तैरता हुआ वो लेटर उधर जाएगा, या एरोप्लेन से जाएगा चिट्ठी गिर जाएगी इसके घर पे, ऐसा नहीं होता। या फिर कंपनी चाहती है लोगों को डिविडेंड डिक्लेयर कर, तो एक एक के घर जाके नहीं बोलेगी ओ माय गॉड आईटीसी को इतना प्रॉफिट हुआ, ये लो आपका डिविडेंड, ये लो आपका डिविडेंड, ये लो शेयर होल्डर आपका डिविडेंड, तो भी नहीं होगा। तो ये लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेज की। क्या करते हैं, जो चेक आपके हाथ में है चेक बुक, उसी इमेज वही की वही इमेज कहाँ पे आ जाती है, इंटरनेट पे, मतलब बैंक की वेबसाइट पे। आपको वहां पे अपने सिग्नेचर करने पड़ते हैं। तो सिग्नेचर का है, तुम्हें एक आध दिन कल या परसों बताया था डीएससी के बारे में। एक होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एक डीएससी बनती है पेन ड्राइव। ठीक है, जो आप एक सीएस बनाता है या एडवोकेट लोग बनाते हैं, अपने यहाँ बनती है उषा चैम्बर में। उषा चैम्बर देखा होगा शायद तुम लोगों ने, देखा है, कैसे देखा है? अच्छा देखा है, वहां पे टी फ्रेंड्स के आसपास बना है, उषा चैम्बर बना है, वहां पे डीएससी बनती है, वो हर कोई एडवोकेट बनाता है। तो डीएससी में क्या रहता है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, और उसको आप जैसे ये पेन ड्राइव जैसी होती है ना वैसी होती है सेम, उसको आप लगाओ, और जहां पे भी आपको साइन करने तो उसका डीएससी का एक पिन कोड होता है। जैसे आप पासवर्ड बनाते ना इंस्टाग्राम वगैरह की, ये भी क्या है एक तरीके के डिजिटल सिग्नेचर ही है आपकी। कभी देखना कार्ड के थ्रू पेमेंट करना, कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे तो साइन वो आपके वो लगेगा पिन, पिन के बाद जो स्लिप जनरेट होती है तो पता है क्या लिखा रहता है, डिजिटल सिग्नेचर। जो पिन आपने डाला वो आपकी डिजिटल सिग्नेचर। तो ऐसे ही चेक पे डीएससी साइन होती है, और फिर वो चेक एक जगह से दूसरी जगह भेज। तो चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या फिर ट्रंकेटेड चेक्स क्या होते हैं, सर कोई भी ऐसा चेक जिसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट्स करनी होती है चेक के थ्रू, तो आपको बैंक से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि बैंक हमें हमारा चेक जो फिजिकल चेक है उसको हमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज में चाहिए। आप उसको अपने डीएससी लगाओगे और फिर किसी को भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ये वाले चेक भी इंक्लूड होते हैं। ऐसा इसमें डेफिनेशन में इंक्लूड क्यों करा है, क्योंकि 2013 के बाद आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कंट्री में। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ना वो 2013 के बाद 15 के बाद अमेंड होने लगा था। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं 1881 पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडेड है। ठीक है, सारे रूल्स नए हैं। पहले चेक की लाइबिलिटी इज अ सिविल लाइबिलिटी, राइट नाउ अगर चेक बाउंस होता है तो इट इज अ क्रिमिनल लाइबिलिटी। पहले कुछ नहीं होता था चेक बाउंसिंग के केस में, आजकल बहुत खतरनाक वो धाराएं लगती हैं, 139 142 ऐसी ऐसी। ठीक है, चलो सो चेक की हो गई डेफिनेशन। चेक किसके नाम पे बनता है, बैंक के नाम पे बनता है, और इलेक्ट्रॉनिक चेक भी अपनी चेक की डेफिनेशन में इंक्लूड है। और सबसे मेन बात, चेक एक तरीके का क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज ही। ठीक है, बाकी तुम लोग चेक के बारे में सब लोग जानते हैं। चलो इन लोगों ने देखो ये बताया ट्रंकेटेड चेक क्या होते हैं। The term check in electronic form, truncated check, are defined and has been substituted Negotiable Instrument Act with effect from 26/12/2015। क्योंकि सर 26/12/2015 में क्या हुआ था, नेगोशिएबल अमेंड हुआ था, पूरा एक्ट अमेंड हुआ था, इसलिए इन लोगों ने इसको इंक्लूड कर दिया। मतलब अगर तुम 2015 के पहले पढ़े हुए होते तो तुम्हें ये सब चीजें नहीं मिलती, लेकिन ये लॉ ने अमेंड करा है क्योंकि रिक्वायरमेंट है। आजकल ट्रंकेटेड चेक बहुत यूज होते हैं, अपन लोगों को ज्यादा क्यों नहीं पता, क्योंकि अपन लोग एक बड़े बिजनेसमैन अभी हैं, तो इसलिए ये लोग कौन यूज करता है, बिजनेसमैन, कंपनी यूज करती है बड़ी बड़ी, क्लियर, इसलिए अपन को ये सब है। आगे देखो, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है, इट इज अ चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स साइंड एंड सिक्योर विद अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सर क्या होता है ना कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक चेक रहता है जो कंप्यूटर के थ्रू जनरेट किया जाता है। ठीक है, अपन लोग नहीं बना सकते इसको, बैंक ही बनाता है।
बैंक के पास एक कस्टमर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक चेक की रिक्वायरमेंट है। बैंक बोलता है भाई कंप्यूटर पे साइन कैसे करोगे, है कि नहीं? तो साइन करने के लिए आपको डीएससी की जरूरत पड़ती है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। बैंक आपको अवेलेबल करता है। अच्छा हाँ, ये पता है तुम्हें इसका मतलब असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। तुम लोग जब व्हाट्सएप खोलोगे ना, व्हाट्सएप को खोलना सबसे ऊपर लिखा था एंड टू एंड एनक्रिप्शन। मतलब क्या होता है इसका, अगर तुमने व्हाट्सएप पे किसी को हाय भेजा, तो मैंने अगर तुम लोगों को हाय भेजा, यहां से वहां तक जाएगा तो किसी मोड से जाएगा। बीच में बहुत लोग हैं जो देख सकते हैं इसको, लेकिन नहीं देख पाएंगे। क्यों? जैसे ही मैंने भेजा हाय, तो वो पता है क्या बन जाएगा, ABCD 1 2 3 4 XYZ सिंबल विम्बल आ जाएंगे, ऐसा बन के पूरे जो जो देखेगा ना उसको ऐसा ही दिखेगा। जैसे तुम्हारे पास जाएगा वापस वो हाय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मतलब क्या होता है सर, चेक अगर इलेक्ट्रॉनिक इमेज में है तो वो बहुत सारे सर्वर्स पे जाएगा। तुम लोगों को है नहीं ITSM, जैसे हमने ITSM में ITSM होता है, तो बहुत शानदार होता है वो। ये सब चीजें बताते हैं क्या होता है। यहाँ से चेक जाएगा तो एक सर्वर पे मीट करेगा, बैंक के सर्वर पे। बैंक के सर्वर से अमेरिका तक जाना है तो कितने सर्वर्स होंगे बीच में, अलग अलग लोग उसको देख सकेंगे, लेकिन नहीं देख पाएंगे। क्यों? देखने चाहेंगे तो क्या आएगा, अनशेड वो लैंग्वेजेस, तो नहीं देख पाएगा। इसको कहते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। ठीक है, तो आप DSC पे साइन करोगे और असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के थ्रू वो चेक चला जाएगा सामने वाले पर। जैसे ही सामने वाले के पास जाएगा वैसे ही सेम चेक बन जाएगा। हाँ क्या बनाते हैं? हाँ वो लोग का DSC करते हैं। नहीं नहीं, हमारा भी इनकम है, हमारा साइन तो उसने हाथों हाथ ले लिया था। बायोमेट्रिक, जो बनाता है उसका DSC लगता है। हाँ तो उसका लगता हो, उसको सब जितनी भी DSC हो ना, जिस इंसान को DSC की जरूरत पड़ती है वो एक CS के पास जाए, एडवोकेट के पास जाए, वो सारी चीजें मांगेगा, पर्पस भी पूछेगा और DSC जनरेट करके दे देगा। आज तुम्हें DSC बनवाना है, तुम भी बनवा सकते हो, क्या करोगे लेकिन बनवा के, ये है। तो वो भी बना सकता है। वैसे मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं था कि MP ऑनलाइन वाले की भी DSC होती है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखी। लगती होगी, मुझे लगा था तुम ये कह रहे हो कि कागज पे साइन करके जो लगाते हैं वो नहीं होते, डिजिटल। हाँ करते हो, ठीक है। तो ये बात याद रखना, अगर तुमने कागज पे साइन करके इमेज डाली तो वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है ना। चलो आगे देखो, ट्रंकेटेड चेक क्या होता है। क्लियरिंग साइकिल जानते हो? क्लियरिंग साइकिल समझते हो? क्लियरिंग साइकिल समझते हो? देखो क्या होता है, एक बात बता, एक बात सोचो, मतलब ये है अपना कस्टमर, ठीक है, रमेश नाम है इसका। इसने SBI के नाम का चेक बनाया। इसका मतलब क्या है, पेमेंट SBI देगा। अब ये जो चेक बनाया था ये अकाउंट पे ही चेक था, सीधे बैंक में जाता। किसको दिया था ये चेक बनाकर? दिया था राजू को। राजू का अकाउंट कहां पे था सर? राजू का अकाउंट था पंजाब नेशनल बैंक में, PNB। तो बताओ राजू क्या करेगा, ये चेक को लेकर PNB जाएगा और अपने बैंक में जाके बोलेगा कि बैंक SBI का चेक है, आप मुझे पेमेंट दे देना। तो PNB रिक्वेस्ट भेजेगा SBI को और SBI पेमेंट देगा PNB को। मतलब रमेश के खाते में से पैसे कट के किसके खाते में आ गए? राजू के। लेकिन एक्चुअल में ट्रांजैक्शन करा किसने? बैंक ने। एक बैंक ने कहा सुन तेरी पेमेंट है मेरे पास, दूसरे बैंक ने कहा हाँ हाँ पेमेंट है, तो चल भेज दे। वो बैंक बोलेगा प्रूफ, तो वो चेक भेजेगा। तो ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, क्लियरिंग साइकिल के लिए यूज होता है। एक एंड में जब पूरा महीना हो जाता है ना, तो पता है SBI और PNB एक दूसरे से बात करते हैं। क्यों? तेरे पास कितने कस्टमर है मेरे? वो कहता है 10 लाख के, तो एक काम कर 10 लाख का चेक भेज। SBI बोलेगा अच्छा तेरे पास कितने कस्टमर है? वो बोलेगा 7 लाख के, चल 7 लाख का चेक भेज। अरे भाई 10 लाख 7 लाख भेज रहे हो, इससे अच्छा क्या है 10 में से 7 माइनस करके 3 लाख का चेक भेज दो ना। इसको कहते हैं क्लियरिंग साइकिल। मतलब समझो, मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए हैं और तुमसे 7,000 लेना है, तो एक्चुअल में तुम्हें 3,000 का चेक बनाकर मैं दे दूंगा या तुमसे ले दूंगा। तो ये होता है ट्रंकेटेड चेक्स, जो बैंक की क्लियरिंग साइकिल को खत्म करने के लिए होता है। क्लियरिंग साइकिल मतलब कस्टमर को तो पैसा मिल गया चेक का,
लेकिन बैंक को पैसा कौन देगा? दूसरा बैंक। तो वो कब देता है? महीने के एंड में, हफ्ते के एंड में या दिन के एंड में। तो उसके लिए ट्रंकेटेड चेक्स का यूज किया। आया समझ? मतलब बैंक टू बैंक सेटलमेंट के लिए ट्रंकेटेड चेक्स यूज किए जाते हैं। डन? आया समझ? डाउट है? पक्का नहीं है ना? आगे बढ़ू। Last topic, the expression clearing housing is the clearing house managed by Reserve Bank of India, clearing house recognized by such as RBI। तो याद रखना सर, क्लियरिंग कौन करवाता है? सारी RBI करवाता है। अगर बैंक टू बैंक कोई चेक की पेमेंट लेनी है तो उसमें बीच में RBI है। अगर कोई बैंक किसी दूसरे बैंक का पैसा रोक ले तो आप RBI के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि पूरी क्लियरिंग साइकिल कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। क्लियर? सो दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट। अपन ने तीनों टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। डिफरेंस है तो आई थिंक डिफरेंस तुम लोग कर लोगे, देख लो फिर भी। अरे यार शिट, आगे आ गए। बस 2 मिनट के टॉपिक है, ऐसा कुछ खास। देखो पहली तो फालतू बात है सर, प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 है और बिल का सेक्शन 5 है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज हैं, लेकिन चेक में, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं। प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है। प्रॉमिसरी नोट नो कंडीशन और एक्सेप्टेड कंडीशनली, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने वाला कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करता है। Last, the liability of maker of promissory note is a primary and absolute. The liability of drawing is secondary and conditional. भाई promissory note में जो liability रहती है वो प्राइमरी रहती है। क्यों? क्योंकि जो बनाता है वही liability लेता है। लेकिन पता है बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई की लाइबिलिटी कंडीशनल रहती है, डिपेंड करती है कि वो पेमेंट करनी किसको है और कैसे करनी है, और हमेशा सेकेंडरी लाइबिलिटी उसके ऊपर आती है, कभी भी प्राइमरी लाइबिलिटी नहीं आती। प्राइमरी का मतलब क्या है? जो इंसान बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है वही इंसान पेमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इट इज एन ऑर्डर टू पे। मेरी कोई लाइबिलिटी मैंने खुद से नहीं ली सर, मुझे इसमें ऑर्डर करा था तभी मैंने पेमेंट करी है, नहीं तो मैं तो कर ही नहीं रहा था। बिल ऑफ एक्सचेंज पे आपको ऑर्डर दिया जाता है तभी आप पेमेंट करते हो, लेकिन प्रॉमिसरी नोट पे आप खुद एक प्रॉमिस करते हो। तो जब आप प्रॉमिस करते हो तो ये आपकी प्राइमरी लाइबिलिटी है, पहली लाइबिलिटी है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में आप प्रॉमिस नहीं करते, आपको सर ऐसी चीजें थोपी जाती हैं, आपको बोला जाता है तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपकी मजबूरी है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में तो आपने खुद प्रॉमिस करा है, इसलिए वो प्राइमरी है। अब चेक और पीएन में देख लो सर, 4 और 6 यहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं और यहाँ पे 3 पार्टीज होती हैं। प्रॉमिसरी नोट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे और चेक इज पेएबल इमीडिएटली ऑन डिमांड विदाउट अ डे ऑफ ग्रेस। सर चेक पे ग्रेस पीरियड नहीं मिलता, जैसे 3 दिन का ग्रेस पढ़ा है ना तुम लोगों ने, वो ग्रेस नहीं मिलता चेक में, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट में ग्रेस पीरियड मिलता है। प्रॉमिसरी नोट में क्रॉसिंग नहीं हो सकती, बिल ऑफ एक्सचेंज में सॉरी प्रॉमिसरी नोट में क्रॉसिंग नहीं हो सकती और चेक में क्रॉसिंग हो सकती। क्रॉसिंग समझते हो ना? ये चेक है, इसको क्रॉसिंग करते हैं। कभी देखा है चेक? इसका मतलब क्या है? पेमेंट काउंटर पे नहीं होगी, अकाउंट में होगी। ठीक है, बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अपन पूरा पढ़ेंगे आगे। नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, प्रोटेक्शन अवेलेबल है। पता है क्यों? चेक के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस है, प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है, इसलिए उसमें आप बहुत खतरनाक कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन चेक अगर कभी बाउंस हो जाता है ना, तो सामने वाली पार्टी की आप लंका लगा सकते हो। क्यों? सर आप उस पर क्राइम फ्रॉड का केस डाल सकते हो। प्रॉमिसरी नोट तो प्रॉमिस होता है, बहुत बड़ी लाइबिलिटी नहीं होती, चेक में लाइबिलिटी बड़ी। केस तो बन जाता है, केस बनता जब है जब उसकी प्रॉपर स्टाम्पिंग करवाती हो। ठीक है, सॉरी सॉरी चेक में, पीएन में तो मिलता है ना ग्रेस, चेक में ग्रेस नहीं मिलता। केस कर सकते हो, मैं केस दूंगा। अब प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी सेल्फ ड्रॉन, आप खुद के ऊपर खुद के नाम का पीएन नहीं बना सकते, लेकिन खुद के नाम पर चेक तो बना सकते हो ना, सेल्फ चेक। पैसा विड्रॉ करने के लिए अपन सेल्फ चेक बना सकते हैं, लेकिन पैसा विड्रॉ करने के लिए आप सेम प्रॉमिसरी नोट नहीं बना सकते खुद के ऊपर, इसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती। अगर चेक आपका बाउंस हो जाए तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी होता है। कौन सा सेक्शन लगता है? 139, 142।
ठीक है, कब पढ़ेंगे? लास्ट में, ये टॉपिक भी अपन को चेक बाउंसिंग। स्टाम्प इज नेसेसरी, चेक में कभी स्टाम्प लगे हुए देखा है किसी कंपनी का, किसी बैंक का? नहीं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में स्टाम्प लगवाना पड़ता है ना, स्टाम्प ड्यूटी, एक कागज के टुकड़े पे स्टाम्प बना आता है ना, 10 रुपए का, 100 रुपए का, वो हमेशा होगा। लेकिन चेक में कभी स्टाम्प लगा हुआ देखा है? कभी। लिमिटेशन 3 ईयर, चेक की लिमिटेशन 6 महीने। चेक अगर आपका चेक बाउंस हो गया ना, तो आप कब तक केस कर पाओगे? 6 महीने के अंदर। और प्रॉमिसरी नोट कैंसिल हो गया तो कब तक केस? 3 साल तक केस कर सकते। ठीक है, ये केस का टाइम दिया है, मेच्योरिटी का टाइम नहीं दिया। ठीक है, ये केस का टाइम है, भले ही लिख लो अगर समझ में ना आए। बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस है? तो सर एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, सीधी बात देख लो। बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 और चेक सेक्शन 6। पार्टीज तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं पार्टीज में। बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं कर सकते, चेक की क्रॉसिंग हो सकती है। क्रॉसिंग क्यों करते हैं? ताकि पेमेंट काउंटर पे ना हो, अकाउंट टू अकाउंट हो। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज तो काउंटर पे ही होता है। काउंटर क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट तो घर पे भी हो जाती है ना, घर पे हो सकती है ना, भाई सेलर, बायर ने पेमेंट दे दी, सेलर को घर पे जाके हो गई पेमेंट। लेकिन चेक तो बैंक से ही होगा, कुछ भी हो, नहीं तो चेक फाड़ के देखना पड़ता है। यहाँ पे ग्रेस मिलता है और यहाँ पे ग्रेस नहीं मिलता। Anybody including banker can be may be a drawee in case of bill of exchange. Drawee is only a banker, है ना? गलत स्पेलिंग लिखिए। चेक में बैंकर कौन बनता है? सिर्फ बैंक ही, सॉरी, चेक के केस में ड्रॉई कौन बनता है? सिर्फ बैंक बनता है। और यहाँ पे ड्रॉई कौन बन सकता है? बायर भी बन सकता है, बैंक भी बन सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी बन सकता है। बैंक कैसे बन सकता है? सर बैंक भी कभी कभी उधारी में माल ले सकता है ना, तो बैंक भी बन सकता है। डिस्काउंटिंग भी होती है। It must be accepted before acceptor and it must be liable upon. It requires immediate payment. It does not require acceptance to the maker. Thus, the question of acceptance does not arise. तो हमेशा याद रखना, कभी कोई इंसान तुम्हारे नाम पे चेक बना रहा है तो क्या तुम्हें एक्सेप्ट करना जरूरी है? नहीं। यार कोई मुझे चेक दे रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं? अगर किसी इंसान ने चेक पे साइन करके उसको रोड पे फेंक दिया, एक्सेप्टेड सर, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई, बायर। और सर बायर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो पेमेंट कौन करेगा? क्लियर? लेकिन चेक का ऐसा है, एक बार बना दिया तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, where check is dishonored, the notice of dishonor is strictly necessary, is strictly not necessary. The banker can return the check with memo refer to the drawer. बिल ऑफ एक्सचेंज अगर एक बार डिसऑनर हो गया, मतलब पेमेंट नहीं मिली, तो आपको उसका क्या बना के भेजना पड़ेगा? नोटिस ऑफ डिसऑनर। चेक में डिसऑनर का नोटिस नहीं आता। पता है क्या होता है? चेक अगर बाउंस हो गया तो आपके पास एक नोट लिखा आता है कि सर सामने वाले के अकाउंट में पैसे नहीं थे, साइन गलत हो गए, तो इसलिए चेक वापस और चेक के चार्जेस 195 समथिंग कट जाते हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है ना, तो एक नोटिस बनाना पड़ता है जिसमें लिखते हैं सामने वाले ने मुझे धोखा दिया। बिल चेक में हमेशा धोखा नहीं होता। चेक में शायद इंसान के पास सफिशिएंट फंड कैसे हो गए हो, बैंक ने चार्जेस काट लिए हो, कुछ एकदम से होता है ना, बैंक ने एएमसी काट ली, एनुअल मेंटेनेंस काट दिया 500 रुपए, 2000 रुपए, एकदम से डेबिट कार्ड का कोई चार्ज काट दिया, इस वजह से पेमेंट कम हो गई। तो चेक में आपको नोटिस नहीं भेजना पड़ेगा, आपका मन हो वो नोटिस भेजते हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिस भेजना ही पड़ता है। मतलब क्या है ये? अगर आपका चेक बाउंस हो गया ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सामने वाले पे केस करना है कि नहीं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज बाउंस हो गया तो आप फिर सामने वाले पे केस करोगे ही करोगे, तो उसके लिए नोटिस बनाना। बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिस कब, चेक में नोटिस कब दोगे? जब केस करना है। ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल, यहाँ पे प्रोटेक्शन अवेलेबल। चेक में प्रोटेक्शन अवेलेबल होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होता। मतलब चेक में आपके पास सीधा सीधा हिसाब है, पैसा नहीं गया केस करो कोर्ट में। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत झमेले होता है, पहले है ना उसको नोटरी करवाओ, उसके बाद नोटिस भेजो, नोटिस जाएगा वहां पे कोर्ट, सब जाके केस आएगा। चेक का सीधा सीधा केस है। सिविल लाइबिलिटी है और ये क्रिमिनल लाइबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो इट इज अ सिविल लाइबिलिटी, चेक अगर डिसऑनर होता है तो इट इज अ क्रिमिनल लाइबिलिटी। दैट्स इट। आज यही रोक रहा हूं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।